हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LWM क्लासेस पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, आज के हम टॉपिक्स में हम करेंगे शेयर कैपिटल को, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में टाइप्स ऑफ कंपनीज वगैरह पढ़े थे। इसके आगे हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आज थोड़ी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आज लाइटिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में कि शेयर कैपिटल होती क्या है। देखो, मान लो सपोज दैट ये एक कंपनी है। ठीक है, अब एक कंपनी है, इसको मान लो अपने बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत है 500 करोड़ रुपीज की। ठीक है, अब 500 करोड़ रुपीज ये कहां से मांगेंगे? मान लो ये 100 लोगों से मांगते हैं कि हमें पैसे दे दो, तो पर पर्सन से कितने आएंगे? 5 करोड़ रुपीज। अब 5 करोड़ रुपीज तो 5 करोड़ रुपीज इट्स नॉट अ इजी अमाउंट के हर कोई अमाउंट पे कर सके, बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस कैपिटल को ना फर्दर हम इसको जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं इसको और ज्यादा पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने कर दिया 1 लाख। ओके, ठीक है, अब हम इसको 1 लाख में कर देंगे तो जो पर शेयर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 5 करोड़ रुपीज से कम होके आ जाएगी। तो ये 1 लाख हमने इसके क्या कर दिए? कैपिटल के हिस्से कर दिए, यानी इसके शेयर कर दिए। ठीक है ना, टुकड़े कर दिए इसके। तो जब भी कोई कैपिटल होती है उसको आप क्या कर देते हो? उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हो, तो दैट स्मॉल पार्ट्स आर नोन एज द शेयर। ठीक है, अब ये कैपिटल क्या होती है? ठीक है, देखो जैसे सपोज दैट मान लो ये है आपका एक बिजनेस है। ठीक है, अब ये है ऑनर। ठीक है, अब ये ऑनर कहते हैं कि हम तो भाई पैसे लगाएंगे इस बिजनेस में, अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। ठीक है, अब पैसे दे रहे हैं तो यहाँ पे एक बात आती है कि जब ये पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑनर अपने खुद के बिजनेस में, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है ना, जब भी कोई ओनर अपने खुद के बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। यानी ओनर्स कह दो आप, ठीक है ना, उसके मालिक हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, जब भी अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं दैट इज नोन एज द कैपिटल। इसी को हम देखो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इसके बारे में थ्योरी में लिख रखा है कि अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है ना, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या ये खुद की कैपिटल खुद जनरेट कर सकती है? नहीं कर सकती है। ठीक है ना, तो विच इज नेसेसरी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन। इसको हमें किससे कलेक्ट करना पड़ेगा? बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है ना, दीज पर्सन आर नोन एज द शेयर होल्डर्स। इन पर्सन को हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी कि एक कंपनी है ये, और इसमें बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनसे हम पैसा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे अपना पैसा दे रहे हैं कैपिटल की फॉर्मेट में। ठीक है ना, तो ये जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहां पर, ये क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल। अब देखो, शेयर कैपिटल की जब हम कैटेगराइज करते हैं इसको फर्दर, तो देखो एक टर्म निकल के आती है आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल होती क्या है? देखो, जब भी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हो, ठीक है ना, अपने बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन करते हो कंपनी का, तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, एक एमओए और एक होता है एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड सेकंड इज योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना, ये कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करता है, जबकि ये कंपनी के एक मेन चार्टर होता है कंपनी का, कि इसमें आपको पता होता है कि कंपनी की कैपिटल कितनी होती है, कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है कंपनी का। ठीक है, तो हम जब एमओए रजिस्टर करते हैं तो इसमें क्लॉज होता है दैट इज नोन एज द कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज में हमें कैपिटल रजिस्टर्ड करनी होती है, कोई भी अमाउंट से हमें इसमें कैपिटल क्या करनी पड़ती है? रजिस्टर्ड। तो जो हम कैपिटल रजिस्टर्ड करते हैं इसमें, उसी कैपिटल को हम क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब ये कैपिटल जो होती है, जरूरी नहीं कि मान लो एक सपोज दैट ये एक बिजनेस है, इसने अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल कर दी 1000 करोड़, तो क्या फर्दर बिजनेस में लाइफ टाइम इसकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 1000 करोड़ रुपीस रहेगी? नहीं, वो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसमें चेंज आ सकता है बाय पासिंग द रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, कंपनी की जनरल मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, स्पेशल जनरल मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें एक रिजोल्यूशन पास करके इस ऑथोराइज्ड कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। अब देखो, ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, ठीक है, एक बिजनेस कोई भी कंपनी जो होती है अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, इससे ज्यादा वो शेयर इश्यूड नहीं कर सकती। यानी कि एक कंपनी है, अगर 1000 करोड़ इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, तो इसकी इश्यूड कैपिटल जो होगी वो या तो लेस देन 1000 करोड़ होगी या इक्वल टू 1000 करोड़ होगी। 1000 करोड़ से ये
ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी कंडीशंस में, ठीक है। अब देखो जब हम बात करते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल की, हम लोग जब बात करते हैं तो देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल के केस में क्या आ जाता है कि आपकी जैसे सपोज दैट देखो जैसे आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 1000 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब 1000 करोड़ रुपीज में से जरूरी तो नहीं है कि आप मान लो सपोज दैट आपने क्या किया है, कुछ कैपिटल आप इश्यूड कर दोगे पब्लिक के लिए और कुछ कैपिटल आप अपने पास में होल्ड करके रखोगे, जिसको कि हम कहेंगे नॉन इश्यूड कैपिटल, यानी कि हमने अभी साथ के साथ में पैसा नहीं मंगाया है। जो इश्यू किया जैसे मान लो 1000 करोड़ है हमारे पास में अमाउंट, हमने इसमें से 900 करोड़ कैपिटल इश्यू कर दी और 100 करोड़ की कैपिटल अभी इसमें से इश्यू नहीं की है। तो जो 900 करोड़ रुपीस की कैपिटल हमने इश्यू की है, इसी को हम क्या कहते हैं, इश्यूड कैपिटल, ठीक है। और फर्दर मान लो कि हमें फ्यूचर में फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उस केस में फ्यूचर में ये पैसा आप डिमांड कर सकते हो, जनरल पब्लिक को ये शेयर्स इश्यू कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने तो इश्यू कर दिए 900 करोड़ शेयर, ठीक है। अब मैं कहता हूं पब्लिक से कि जनरल पब्लिक को हम इनवाइट करते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि आइए हमारे शेयर कैपिटल में आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। तो जरूरी नहीं कि मैंने मान लो 900 करोड़ शेयर्स के लिए इश्यूड किया है तो मुझे 900 करोड़ के लिए ही सब्सक्रिप्शंस मिल जाए। अब देखो ये जो सब्सक्रिप्शंस है, मान लो सपोज दैट मुझे मिलता है 800 करोड़ के शेयर्स के लिए, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाती है, मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। और 100 करोड़ के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिले, ठीक है, तो ये में क्या कहलाएगी, नॉन सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है ना, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो अब ये जरूरत हुई कि 900 करोड़ की कैपिटल हमने इश्यू की है, हमें 800 करोड़ के लिए भी हो सकते हैं, हमें 900 करोड़ के लिए भी हो सकते हैं सब्सक्रिप्शन, 1000 करोड़ के लिए, क्योंकि जनरल पब्लिक को नहीं पता ना कि किस किसने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अगर देखो आपकी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये लेस देन होती है आपकी इश्यूड कैपिटल से, ठीक है ना, अगर आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल लेस देन है किससे, आपकी इश्यूड कैपिटल से, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। वहीं अगर आपकी ग्रेटर देन हो जाती है, क्या हो जाती है आपकी, ये ग्रेटर देन हो जाती है, तो इस केस में क्या कहलाएगा, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कब इश्यूड कैपिटल के बराबर होगी, जब नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स हो, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है कि इसमें टर्म यूज की जाती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, देखो सपोज दैट एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए है एक शेयर की फेस वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग जब भी हम 10 रुपए को डिमांड करते हैं तो हम एक बार में पूरा पैसा नहीं मंगाते, हम क्या करते हैं, जैसे जब हम पब्लिक से एप्लीकेशन डिमांड करते हैं सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, तब हम कुछ पैसे डिमांड कर लेते हैं, फिर हम जब फर्दर पब्लिक को अलॉटमेंट करते हैं तब हम कुछ अमाउंट डिमांड कर लेते हैं। अब जब हमने शेयर अलॉट कर दिए उसके बाद में हम क्या करेंगे, पब्लिक से कॉल करेंगे पैसा कि हमें भाई 2 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि करोड़ों शेयर्स होते हैं तो हमारे पास में जब भी हम कॉल करते हैं तो हमारे पास में करोड़ों का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि अलॉटमेंट के बाद में जब भी पैसा मंगाओगे आप वो कॉल के नाम से आएगा, जैसे फर्स्ट कॉल आ जाएगा, सेकंड कॉल आ जाएगा आपका, ठीक है। मान लो फर्स्ट कॉल पर आपने 3 रुपए डिमांड कर लिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल को ये आपने सेकंड कॉल रखी है, यही लास्ट आपने फाइनल कर दी, क्योंकि 2 और 2 4 3 7 और 3 10 रुपए आप टोटल फाइनल यहां तक डिमांड कर चुके हो, ठीक है। अब देखो होगा क्या, आपने पब्लिक से डिमांड की, अभी मान लो आपने पब्लिक से अभी फर्स्ट कॉल तक पैसा डिमांड किया, ये 7 रुपए डिमांड किए, ठीक है, तो ये 7 रुपए ही आपके क्या कहलाएंगे, कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। ये 7 रुपए क्या कहलाएंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। और जो 3 रुपए आपने पब्लिक से डिमांड नहीं की है ये क्या कहलाएंगे, आपके अनकॉल्ड अप कैपिटल, ये क्या कहलाएंगे, आपके अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब देखो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, अनकॉल्ड अप कैपिटल हो गई, मैंने मान लो 7 रुपए डिमांड किए पब्लिक से, तो क्या सभी मुझे 7 रुपए पे कर देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो कि किस कोई पर्सन है, मान लो ये है एक पर्सन और इसके पास में 100 शेयर थे, 100 शेयर्स थे, और इसने ना मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया 3 रुपए के हिसाब से, यानी इसने 300 रुपीज मुझे पे नहीं किए, तो ये अमाउंट क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर कहलाता है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो कैटेगरीज की बात करते हैं हम शेयर कैपिटल की, तो क्या क्या होती है, पहली आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इश्यू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना, हमने डिस्कस किया था एमओए के बारे में
कि इसमें ये कैपिटल रजिस्टर होती है। द कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। क्योंकि देखो रजिस्टर्ड कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि एमओयू में रजिस्टर्ड होती है। नॉमिनल कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली ये नाम मात्र की कैपिटल होती है आपकी। हम जो हमारी मेन कैपिटल बिजनेस में यूज होती है दैट इज नोन एज द पेड अप कैपिटल। द ऑथोराइज्ड कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। हमने बात की थी कि हम ऑथोराइज्ड कैपिटल ऐसा तो नहीं कि बिजनेस के लॉन्ग लाइफ वो फिक्स रहेगी, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं बाई प्रोसीजर लेट डाउन इन द कंपनी एक्ट। जो प्रोसीजर है कंपनी एक्ट में लाइक आपके स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करके। अब बात करते हैं हम इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या था? ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट ही तो था ना, कि जैसे 1000 करोड़ शेयर्स आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल है, आपने इसमें से इश्यू किए कितने 900 करोड़ शेयर्स, ठीक है। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये किसका पार्ट है? ऑथोराइज्ड कैपिटल का, विच इज एक्चुअली इश्यूड टू द पब्लिक। इसको हम जनरली एक्चुअली इश्यू करें किसको? पब्लिक को। किस लिए कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन के लिए, इंक्लूडिंग द शेयर्स अलॉटेड टू द वेंडर्स एंड द सिग्नेटरी टू द कंपनीज मेमोरेंडम। The authorized capital which is not offered for public subscription is known as unissued capital. Unissued capital may be offered for public subscription as a later date. ठीक है, हमने यही तो डिस्कस किया था कि सपोज दैट आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपीस की, जिसमें से हमने 900 करोड़ रुपए की जो है शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया पब्लिक को, तो ये कहलाती है हमारी इश्यूड कैपिटल। अब हम इस कैपिटल को, ऑथोराइज्ड कैपिटल को फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो 100 करोड़ रुपए की कैपिटल मैंने इश्यू नहीं की है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? मेरी अनइश्यूड कैपिटल। और इस अनइश्यूड कैपिटल को हम फ्यूचर में फर्दर पब्लिक से इश्यू कर सकते हैं पब्लिक के लिए, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? जैसे हमने डिस्कस किया था, सपोज दैट के हमने 900 करोड़ शेयर इश्यू किए। अब जरूर 900 करोड़ शेयर्स आपने इश्यूड की है, इसमें से मान लो कि पब्लिक ने जो सब्सक्रिप्शंस लिया है वो कितने शेयर्स के लिए लिया है? 800 करोड़ शेयर्स के लिए लिया, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसका पार्ट होती है? आपकी इश्यूड कैपिटल का। इट इज दैट पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। व्हेन द शेयर्स ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन आर सब्सक्राइब्ड फुल्ली बाय द पब्लिक, द इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल वुड बी द सेम। हमने डिस्कस किया था कि 900 करोड़ शेयर हमने इश्यू की है और इतनी हमारी पब्लिक सब्सक्राइब कर ले, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी इक्वल हो जाएंगे। 900 करोड़ हमने इश्यू किए हैं और 800 करोड़ पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, तो ये क्या कहलाती है? आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन। वहीं से हमने 900 करोड़ इश्यू किए और पब्लिक से आ जाते हैं हमारे पास में 1000 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन, तो ये क्या कहलाएगी? ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। आप इसको रीड कर लेना, ये दोनों पॉइंट्स में ये दोनों ही पॉइंट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल। देखो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? जैसे हमारी फेस वैल्यू है शेयर की, कितनी? 10 रुपए, या मान लो ये 10 रुपए है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम शेयर्स इश्यू करते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मंगाते हैं? पब्लिक से एप्लीकेशंस डिमांड करते हैं। अब हम एप्लीकेशन जब भी डिमांड करते हैं तो हम एप्लीकेशंस पर एक कुछ फिक्स्ड अमाउंट डिमांड करते हैं जनरल पब्लिक से कि हाँ मैं इतने शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं, तो आप हमें एप्लीकेशंस दे दीजिए। एप्लीकेशंस के बाद में हम फिर पैसा मंगाते हैं अलॉटमेंट करते टाइम पे। जब भी हम शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जनरल पब्लिक को, तो उस टाइम पर हम लोग क्या डिमांड करते हैं? पब्लिक से अमाउंट डिमांड करते हैं, दैट इज नोन एज द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। उसके बाद में जब हमने शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब जनरल पब्लिक को, ठीक है, जनरल पब्लिक के पास में शेयर आ गए, अब हमें जब भी डिमांड होगी हम उनसे पैसा क्या करते हैं? कॉल करते हैं, ठीक है ना। ये कॉल हो सकती है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। हमने 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे डिमांड कर लिए। फर्स्ट कॉल पर हम 2 रुपए डिमांड कर रहे हैं और सेकंड कॉल पे भी हम सपोज दैट 3 रुपए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। टोटल 10 रुपए हो गए आपके। अब आपने ना 5 सपोज दैट यहां तक 7 रुपीज आपने डिमांड कर लिए पब्लिक से, ठीक है। आप पब्लिक से 7 रुपए मंगा चुके हो अब तक, तो ये आपके 7 रुपए क्या कहलाएंगे? कॉल्ड अप कैपिटल कहलाते हैं। जो 3 रुपए आपने पब्लिक से डिमांड नहीं किए हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके अनकॉल्ड अप capital. So it is that part of the subscribed capital which has been called up on the shares. That is what the company has asked the shareholders. The company may decide to call the entire amount or part of the face value of the share. For example, if the face value is rupees आपकी 10 रुपए है और आपने पब्लिक से 6 रुपए डिमांड किए, तो 6 रुपए आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी और 4 रुपए आपके अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाते हैं। अब पेड अप कैपिटल, हमने पब्लिक से 7 रुपए डिमांड किए हैं सपोज, ठीक है,
तो ये सात क्या हो गया आपके कॉल्ड अप कैपिटल। पब्लिक ने हमें 6 रुपए ही पे किए हैं अभी तक, 1 रुपए पे नहीं किया, तो ये 6 रुपए आपकी पेड अप कैपिटल हो जाएंगे 6 रुपीज, और ये जो 1 रुपी है आपका, ठीक है ना, तो ये 1 रुपया क्या हो जाएगा आपका कॉल्स इन एरिया, जो अभी पब्लिक ने पे नहीं किया है। ओके, तो इट इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड, जो कि आपने क्या किया है एक्चुअली रिसीव किया है, किससे, शेयर होल्डर से। व्हेन द शेयर होल्डर्स हैव पेड ऑल द कॉल्ड अप अमाउंट, द कॉल्ड अप कैपिटल इज द इक्वल टू द पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेड अप कैपिटल कितनी है, अभी हमारा हमने जो एग्जांपल लिया है 6 रुपए, कॉल्स इन एरिया कितना है आपका 1 रुपए, और आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 7 रुपए। तो मैं अगर एक बात कहूं, 7 कॉल्ड अप कैपिटल किसके बराबर होती है आपकी पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरिया के इक्वल। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या थी, आपने 7 रुपए डिमांड की है, 3 रुपए आपने डिमांड नहीं किए, तो जो 3 रुपए आपने डिमांड नहीं किए वो क्या कहलाएगी आपकी अनकॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। अब देखो होता क्या है कि सपोज दैट हमने जो नॉन इश्यूड हमारी कैपिटल थी, अनइश्यूड हमारी कैपिटल थी, उसमें से हमने क्या किया कि 50 करोड़ शेयर्स हमने रख रखे किस टाइमिंग के लिए कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे हम इस कैपिटल को इस यूज करेंगे, किस लिए, हम अपने क्रेडिटर्स को रीपेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो वो जो कैपिटल हमने रिजर्व करके रख रखी है किस टाइम के लिए, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, उस कैपिटल को कहते हैं रिजर्व कैपिटल। अ कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है ना, अनकॉल्ड अप कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, हमने अपना अमाउंट किस टाइम के लिए होल्ड करके रख रखा है, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा हम ये पैसा तब डिमांड करेंगे, दैट इज नोन एज द रिजर्व कैपिटल। सॉरी, हमने टर्म गलत यूज कर ली थी, हमने कर ली थी नॉन इश्यूड। ये अनकॉल्ड अप अमाउंट होता है, जैसे 10 रुपए थे, 10 रुपए में से हमने डिमांड कर लिया कि हम 1 रुपए कब डिमांड करेंगे, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। सच अनकॉल्ड अप अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, और इसको हम कब यूज करते हैं, ओनली इन द कंडीशंस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टर्म हमने यूज किया रिजर्व कैपिटल, सेम एक टर्म यूज होती है कैपिटल रिजर्व। इस कैपिटल रिजर्व टर्म को हम कब यूज करते हैं, देखो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रिजर्व कैपिटल होती है आपकी फेस वैल्यू का वो पोर्शन जो कि हम डिमांड करते हैं कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर, दैट इज नोन एज द रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कंपनी कैपिटल प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, कंपनी क्या अर्न करती है, कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी अपने कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व प्रिपेयर करती है, ठीक है ना, उस रिजर्व को हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट हम कैपिटल एसेट सेल करके अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ शेयर्स की। तो देखो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपके शेयर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को जनरली दो राइट्स गिवन होते हैं, एक तो इनको राइट्स गिवन होता है रिगार्डिंग इनके डिविडेंड। ठीक है, इनको एक तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड गिवन होता है, लाइक जैसे 9% प्रेफरेंस शेयर। इसका मीन्स क्या हुआ कि इनको जो रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 9% का दिया जाएगा। ठीक है, और एक होता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी होती है, उस केस में इनको जो रीपेमेंट किया जाता है, इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको रीपेमेंट कर दिया जाता है। जबकि सेकंड होते हैं इक्विटी शेयर्स, इनको रिगार्डिंग कोई डिविडेंड कोई प्रेफरेंस नहीं गिवन होते, ना ही वाइंडिंग अप के टाइम पे कोई इनको प्रेफरेंस गिवन होती है। अगर हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी एक्ट, अ प्रेफरेंस शेयर इज वन व्हिच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी, एक हमने डिस्कस किया था कि इनको क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड होता है। ठीक है ना, और सेकंड इनको क्या होता है, रेस्पेक्ट टू कैपिटल होता है कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, तो इनको प्रेफरेंशियल राइट है टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे नहीं किया जाएगा, उससे पहले किसका पेमेंट किया जाएगा, कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कैपिटल का। ठीक है, अब देखो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ, अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, कि प्रेफरेंस शेयर्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं। देखो अब प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप हो सकते हैं आपके कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, क्युमुलेटिव भी हो सकते हैं और नॉन क्युमुलेटिव भी हो सकते हैं।
देन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, इसके बाद में रिडीमेबल भी हो सकते हैं और नॉन रिडीमेबल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं, कुमुलेटिव हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग होते हैं, 4 टाइप आपके, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब ये कन्वर्टेबल क्या होते हैं? ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको राइट गिवन होता है कि इन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? इक्विटी शेयर्स में, उनको हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? देखो, इनको एक राइट गिवन होता है कि अगर इनको करंट ईयर में इनका डिविडेंड नहीं मिलता है तो इनको नेक्स्ट ईयर में जो भी एरिया बनता है इनके डिविडेंड का, अगर कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करती है तो उनको उस प्रॉफिट में से वो एरिया डिविडेंड पे कर दिया जाता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस होते हैं जिनका कि आप एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम बाद में आप उनका रिपेमेंट करते हो, और नॉन रिडीमेबल का लाइफ टाइम उनका पेमेंट नहीं होता, कंपनी के वाइंडिंग अप पे होता है। और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस ये होते हैं कि ये अपने डिविडेंड को लेने के बाद में कंपनी के पास में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद में, तो उस सरप्लस प्रॉफिट में भी ये क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो दिस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स बाय द शेयर होल्डर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एट अ फिक्स्ड रेट। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिनको भी पे करने का कन्वर्ट करने का कोई राइट नहीं होता है। Redeemable preference shares, this share can be redeemed by the company at a predetermined rate and time, ठीक है ना। redeemed का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करना, ठीक है। redeemed मतलब क्या होगा? आप इनका क्या करोगे? रीपेमेंट करोगे। बात करते हैं irredeemable preference shares क्या होते हैं। irredeemable preference shares वो होते हैं जिनको कि राइट नहीं होता है रिडीम करने का, ठीक है ना, कंपनी के थ्रू इसके लाइफ टाइम में, ठीक है ना। ये केवल कब रिडीम हो सकते हैं? ओनली व्हेन द कंपनी इज क्लोजिंग डाउन, यानी जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, जब कंपनी खत्म हो रही है, उसी केस में हम इनका रीपेमेंट कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इन दिस केस द शेयर होल्डर्स कैन डिमांड अ सरप्लस ऑन द डिविडेंड इफ द डिविडेंड पेड आउट टू द कॉमन शेयर होल्डर्स इज ग्रेटर देन द प्रीडिटरमाइंड आउट अमाउंट, ठीक है ना। यानी कि हमने बात की थी वही के सपोज दैट हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे कर दिया, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर दिया, फर्दर हमारे पास में कुछ सरप्लस बच रहा है, तो ये क्या कहते हैं? इस सरप्लस अमाउंट जो बचा हुआ है इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं कि हमें अमाउंट दे दो, ठीक है ना। तो ये थोड़े लालची होते हैं, इन्हें अपना भी डिविडेंड चाहिए, सरप्लस में से भी लोग डिमांड करते हैं। अब बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको खुद का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इसके अलावा ये जो भी सरप्लस है इसमें इनको को पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं होता है। Cumulative preference shares, cumulative preference shares entitle the shareholders to dividend payouts even when it is not making profits. As the name suggests, the company pays due dividend to the shareholders when it has earned profit. देखो, जैसे सपोज दैट मान लो आपकी ये 2022 है और ये 2023 है, अगर कंपनी को इस साल प्रॉफिट अर्न नहीं होता है, कंपनी केवल डिविडेंड पे करेगी केवल एक ही कंडीशंस में, जब कंपनी को प्रॉफिट अर्न होगा, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे इक्विटी शेयर्स होगा। कंपनी इज नॉट गेटिंग द प्रॉफिट, कंपनी विल नॉट पे एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड। सपोज दैट कि 2022 में कंपनी इज नॉट गेटिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लो प्रॉफिट हो रहा है इनको, ठीक है, और 2023 में इनको थोड़ा हाई प्रॉफिट हो जाता है, तो जो भी एरियर बनेगा यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, वो एरियर कहां पे कर दिया जाएगा? 2023 में पे कर दिया जाएगा। तो ये जो राइट कैरी करते हैं कि हमारे एरियर जो बनता है हम इसे नेक्स्ट ईयर में ले सकते हैं, दैट इज नोन एज द क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को ये राइट नहीं गिवन होता है कि वो अपने एरियर्स को फर्दर नेक्स्ट ईयर्स में रिसीव कर सके। लास्ट टॉपिक इक्विटी शेयर्स होल्डर। अब देखो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं कि फर्स्ट बात, इनको डिविडेंड के रिगार्डिंग कोई राइट नहीं होता है, विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी ने सारे एक्सपेंसेस पे कर दिए अपने प्रॉफिट में से, ठीक है, और उसके बाद में कंपनी माइनस कर देती है इसमें से अपना जो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करना है वो भी कंपनी ने पे कर दिया, उसके बाद में कंपनी इज गेटिंग एनी प्रॉफिट, कंपनी को रिमेनिंग में कोई प्रॉफिट बच रहा है, उसमें से जो अमाउंट पे किया जाएगा वो पे किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होता है। जब भी कंपनी की मीटिंग्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें से ये अमाउंट पे किया जाता है, ठीक है।
अब देखो जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो क्या जो भी हमें फिर इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें तो प्रॉफिट, हमें बेनिफिट्स किस में दिख रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कोई भी राइट नहीं कि बने। तो देखो ऐसा नहीं है, कंपनी के जो रियल ओनर्स माने जाते हैं, कंपनी के रियल ओनर्स जो माने जाते हैं, ठीक है, वो कौन माने जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट किसको होता है, इक्विटी शेयर्स को होता है, ठीक है। तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होंगे, क्या इनको कंपनी की किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होगा, नहीं होता है। देखो जब भी स्पेशल क्लास ऑफ शेयर्स की मीटिंग कॉल की जाएगी, लाइक हम उसमें क्लियर मेंशन करें कि इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को भी आना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी आना है, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वहां पे बुलाया जाता है मीटिंग में। सेकंड, जब भी कोई मीटिंग की जा रही है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस केस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मीटिंग में बुलाया जाता है। जैसे सपोज दैट हमने कहा था कि 9% प्रेफरेंस शेयर है, यानी कि इनको अमाउंट कितना पे किया जाएगा, 9% प्रेफरेंस 9% पे किया जाएगा। तो उस केस में अगर सपोज दैट मान लो कि मीटिंग में हम ये एजेंडा रखते हैं कि हम ये 8% कर रहे हैं या 10% कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ डिविडेंड हम चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वहां पे बुलाया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल LWM_क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो की जो PDF फाइल होगी वो आपको वहां पर दे दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।